हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 9 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस मॉडल पेपर 9 के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस नए मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है और प्लस का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। कैसे वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई ध्यान से देखिए, प्रश्न में आपको बोला गया है कि गुणा का अर्थ है प्लस, तो इस समीकरण के अंदर हम क्या कर देंगे, गुणा के स्थान पर प्लस कर देंगे। उसके आगे बोला गया है कि भाग का अर्थ है गुणा, तो इस समीकरण के अंदर हम भाग के स्थान पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसके बाद में बोला गया है कि माइनस का अर्थ है भाग, तो इस समीकरण के अंदर हम माइनस के स्थान पर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और उसके बाद में देखिए आगे बोला गया है कि प्लस का अर्थ है माइनस है, तो इस समीकरण के अंदर हम प्लस के स्थान पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब मेरे भाई इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, नया समीकरण बनाएंगे। कैसे वो देखिए, इस समीकरण के अंदर देखिए सबसे पहले 32 यहाँ पर हम लिखेंगे 32 उसके बाद में गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस। उसके बाद में 6 के बाद में प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस। उसके बाद में 10 यहाँ पर लिखेंगे 10 के बाद में क्या है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। उसके बाद में क्या है 4 यहाँ पर लिखेंगे 4 के बाद में भाग, भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर कर देंगे गुणा। उसके बाद में क्या है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। अब ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। बोर्डमास का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद में भाग को सोल्व करेंगे, भाग के बाद में गुणा को सोल्व करेंगे और गुणा के बाद में प्लस और माइनस को सोल्व करेंगे। तो इस समीकरण के अंदर हमें ब्रैकेट तो नहीं दिया गया है, तो ब्रैकेट के बाद में हम सोल्व करेंगे भाग को। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे 10 में, तो 4 का भाग 10 में नहीं जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 10/4। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले 32, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में 6, फिर क्या है माइनस। 4 का भाग 10 में जाएगा नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 10/4। उसके बाद में क्या बच रहा है, गुणा में 8। अब मेरे भाई इसको ध्यान से देखिए सोल्व करेंगे, यहाँ पर ये कट जाएगा 4 एकम 4 और ये कट जाएगा 4 दूना के 8। भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो मेरे भाई 10 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 10 दूना के 20। उससे पहले क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है सबसे पहले बच रहा है 32, उसके बाद में क्या है प्लस, फिर क्या है 6 और 6 के आगे है माइनस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे और जो माइनस का उसको घटा देंगे। तो ध्यान से देखिए 32 प्लस का है और प्लस का है 6, तो 32 और 6 मिलकर बन जाएगा 38। और मेरे भाई आगे क्या बच रहा है, माइनस का 20, तो 38 में से 20 को निकाल देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 18। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 18। अब हमें देखना है कि 18 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 18 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 9,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो जिस भी अभ्यर्थी को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है उसके बाद में आपको क्या करना है, समीकरण को सोल्व करना है। उससे पहले एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न के अंदर स्पष्ट बोला गया है कि ए का अर्थ है प्लस, तो इस समीकरण के अंदर हम ए के स्थान पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद में बोला गया है कि बी का अर्थ है गुणा, तो इस समीकरण के अंदर हम बी के स्थान पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसके बाद में बोला गया है कि सी का अर्थ है माइनस, तो इस समीकरण के अंदर हम सी के स्थान पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और लास्ट में बोला गया है कि डी का अर्थ है भाग, तो मेरे भाई इस समीकरण के अंदर हम डी के स्थान पर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, नया समीकरण बनाएंगे। कैसे, तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है 50, उसके बाद में क्या है ए का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस। उसके बाद में क्या है 86, यहाँ पर हम लिखेंगे 86 के बाद में सी का अर्थ है माइनस। उसके बाद में क्या है सी के बाद में 40, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40 के बाद में है डी का अर्थ है भाग। उसके बाद में क्या है डी के बाद में 10, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। उसके बाद में क्या है बी का अर्थ है गुणा, यहाँ पर कर देंगे गुणा। उसके बाद में क्या है 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। अब ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। बोर्डमास का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले हम समीकरण के अंदर क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो इस समीकरण के अंदर ब्रैकेट नहीं दिया गया है तो ब्रैकेट के बाद में हम सोल्व करेंगे भाग को। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले 50, उसके बाद में प्लस में 86, उसके बाद में माइनस है। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाद में सोल्व करते हैं भाग को। तो 10 का भाग देंगे 40 में, तो 10 का भाग 40 में देंगे तो ये चला जाएगा 10 चौके 40। उसके बाद में क्या बच गया, यहाँ पर बच गया गुणा में 5। मेरे भाई भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले है 50, उसके बाद में क्या है 86, उसके बाद में क्या है माइनस है। अब मेरे भाई 4 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 5 चौक 20। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे और जो माइनस का उसको कटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 50 और प्लस का है 86, तो 50 और 86 मिलकर बन जाएगा 136। और मेरे भाई यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस का 20, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 136 में से क्या कर देंगे, माइनस 20 कर देंगे। तो 136 में से 20 को घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 116। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 116। अब मेरे भाई हमें देखना है कि 116 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 116 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई आप याद रखना, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। और सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 72, 72 के बाद में दिया गया है 85, 85 के बाद में दिया गया है 68, 68 के बाद में दिया गया है 81, 81 के बाद में दिया गया है प्रश्न चिन्ह और प्रश्न चिन्ह के बाद में दिया गया है 77। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस समीकरण के अंदर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस समीकरण के अंदर हमें दिया गया है 72, 72 से बन रहा है कितना 85, तो 72 से 85 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 72 के अंदर क्या कर दें प्लस 13 कर दें तो 72 और 13 मिलकर बन जाएगा 85। फिर देखिए 85 से कितना बन रहा है 68, तो 85 से 68 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 85 में से क्या कर दें -17 कर दें तो 85 में से -17 कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 68। उसके बाद में देखिए 68 से कितना बन रहा है 81, तो 68 से 81 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 68 के अंदर क्या कर दें प्लस 13 कर दें तो 68 और 13 मिलकर बन जाएगा 81। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 81 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या हुआ +13, उसके बाद में क्या हुआ -17, उसके बाद में क्या हुआ +13, यानी कि यहाँ पर सीरीज चल रहा है कैसे +13 -17 +13। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -17। यानी कि यदि हम 81 में से क्या कर दें -17 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 81 में से क्या कर दें 17 को माइनस कर दें तो 81 में से 17 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64। अब इसी तरह कंटिन्यू आगे चेक करेंगे, मान लीजिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आ गई 64। अब उसी प्रकार से देखेंगे कि 64 के बाद में यहाँ पर 77 इसी प्रकार से आएगा क्या। तो मेरे भाई नीचे सीरीज क्या चल रहा था, यहाँ पर देखिए पहले प्लस का 13, उसके बाद में माइनस का 17, फिर प्लस का 13, उसके बाद में माइनस का 17। अब माइनस के 17 के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 13। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या क्या 64 है। 64 के अंदर यदि हम क्या कर दें +13 कर दें तो मेरे भाई 64 और 13 मिलकर बन जाएगा 77। और ध्यान से देखिए यहाँ पर 77 दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64। और ध्यान से देखिए 64 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 12 से यहाँ पर 36 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 12 से यहाँ पर 36 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 10 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट हमें यहाँ पर बोलेंगे कि सर हम इस प्रश्न को ऐसे सोल्व कर सकते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए मेरे भाई एक बार इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर 12 से यहाँ पर 36 बन जाएगा कैसे। यदि हम इस 12 का क्या कर दें 3 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 12 तिया के 36 और यहाँ पर हमारे सामने 36 दिया भी गया है। तो मेरे भाई यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 10 के अंदर और इस 10 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सेम इस 12 की तरह इस 10 को भी हम क्या कर देंगे 3 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 10 तिया के 30। अब हमें देखना है कि 30 किसी ऑप्शन में है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 30 नहीं दिया गया है, यानी कि हम इस प्रश्न को इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई देखिए यदि एक प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है दूसरा लॉजिक लगाना है। अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को दूसरे किस लॉजिक से और किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 12 से यहाँ पर 36 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, सबसे पहले इस 12 को 2 से भाग किया गया है। यदि हम 12 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब 6 से 36 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 6 का किया गया है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होता है 36। और ध्यान से देखिए 36 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 10 के अंदर है और इस 10 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 12 की तरह इस 10 को भी हम क्या कर देंगे, सबसे पहले 2 से भाग कर देंगे। तो 10 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5 और इस 5 का भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर होता है 25। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 25। अब हमें देखना है कि 25 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 25 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी कि पांचवा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से काम कीजिए,
इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई, जब भी आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आप कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 6 से यहाँ पर 32 कैसे बना है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको पता करना है कि 11 से यहाँ पर 117 कैसे बना है। फिर मेरे भाई हम यहाँ पर बताएंगे उसी प्रकार से कि 10 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, 6 से यहाँ पर 32 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 6 का किया गया है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होता है 36। और यदि हम इस 36 में से क्या कर दें, -4 कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 32। और ध्यान से देखिए 32 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 11 से यहाँ पर 117 से इसी प्रकार से आया है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 11 का करेंगे स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 11 का स्क्वायर होता है 121। और ध्यान से देखिए यदि हम 121 में से भी क्या कर दें, -4 कर दें, तो 121 में से -4 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 117। अब उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 10 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सभी की तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 10 का करेंगे स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 10 का स्क्वायर होता है 100। और इस 100 में से हम क्या कर देंगे, सभी की तरह -4 कर देंगे। तो 100 में से -4 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 96। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 96। अब मेरे भाई जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर 96 आया था, समझना उनकी तैयारी बेहतर है। और ध्यान से देखिए 96 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वर्ष 1999 में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो मेरे भाई याद रखना पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वादन से। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। जावा सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी है झारखंड राज्य में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य में और ऑप्शन डी है गुजरात राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जावा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है झारखंड राज्य में। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए
और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नवंबर 1999 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है बम्बई में और ऑप्शन डी है लाहौर में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि नवंबर 1999 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नवंबर 1999 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? ऑप्शन ए कथक नृत्य को, ऑप्शन बी है ओडिसी नृत्य को, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी नृत्य को और ऑप्शन डी है कथकली नृत्य को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कथक नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस वर्ष में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन ए 1689 में, ऑप्शन बी है 1685 में, ऑप्शन सी है 1687 में और ऑप्शन डी है 1683 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वर्ष 1685 में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य में,
ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर राज्य में, और ऑप्शन डी है मेघालय राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सर सैयद अहमद खान ने। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए मास्टर पीडीएफ सेट ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 9,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। और इन सभी क्वेश्चनों में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।